नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखो आज की जो हमारी क्लास है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, कुछ अलग चीज़ें आपको पढ़ने को और सुनने को मिलेगी। आज की क्लास का जो टॉपिक है, उसमें हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल कल्चर। ये जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, इसे हम राजनीतिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कल की क्लास में जिक्र किया था कि समाजशास्त्र हमें बहुत सारे डायमेंशन प्रोवाइड करवाता है और उसी दिशा में आज एक नया टॉपिक हमें पढ़ने को मिल रहा है। हालांकि हमने संस्कृति जरूर पढ़ी है सोशियोलॉजी में, लेकिन राजनीतिक संस्कृति का कहीं भी नाम नहीं आता है अगर इस सिलेबस को छोड़ दे तो, है ना। देखो, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये बात कहता है मिस्टर एम जे हरस्कोविट्स। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग मतलब जो हमारे चारों तरफ जिस आवरण को हम बनाते हैं। आवरण मतलब हमारा व्यवहार करने का तरीका, आवरण मतलब हमारा बोलचाल का तरीका, आवरण मतलब हमारे कपड़े, आवरण मतलब हमारे मूल्य, आवरण मतलब हमारे तीज त्योहार। ये पूरा का पूरा आवरण हो गया ना, दैट इज कल्चर। और ये बात भी आप सभी जानते हो कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। बच्चा जब पैदा होता है ना, तब वो सामाजिक नहीं होता है, ना बच्चा समाज विरोधी होता है, बल्कि बच्चा असामाजिक होता है। जब असामाजिकता से सामाजिकता की ओर ले जाते हैं, दैट इज सोशलाइजेशन। और किसी का जितना ज्यादा सोशलाइजेशन होगा, मीन्स वो ज्यादा सुसंस्कृत बनेगा, ज्यादा संस्कृतिकरण में वो हिस्सा लेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर राजनीतिक संस्कृति की बात आई है, तो ये बात तो हमें पता है कि राजनीतिक संस्कृति में सारे के सारे जो गतिविधियां होंगी, व्यवहार करने के जो तरीके होंगे, वो सारे के सारे पॉलिटिकल से जुड़े रहेंगे। यही राजनीतिक संस्कृति है। जैसे हमारे देश में प्रत्येक 5 साल में चुनाव होते हैं, चाहे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करूं एमपी की, चाहे मैं एमएलए की बात करूं। अलग अलग पार्टियां हैं भारत में, सैकड़ों पार्टियां हैं, और उनके अलग अलग प्रोपेगेंडा रहते हैं। जब चुनाव आते हैं ना, तो मतदाताओं को लुभाने का काम करते हैं, और जिसके लुभावने योजनाएं होती है, लुभावना प्रोपेगेंडा होता है, लुभावना घोषणा पत्र होता है, और मतदाता उसी की तरफ आकर्षित होते हैं। और जब आपने देखा होगा, जब पॉलिटिकल पार्टियां प्रचार वगैरह करने के लिए आती है, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ गई है, एआई। मैं आम आदमी पार्टी का कल एक वीडियो देख रहा था, तो एक महिला बहुत फेमस है। उसका एक डायलॉग है कि कौन से कलर का परिधान पहना हुआ है। हालांकि वो महिला बहुत ज्यादा असभ्य है। इंस्टाग्राम वगैरह पे थोड़े दिन पहले वो महिला बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। उस महिला की आवाज को और उस महिला के वीडियोज को आम आदमी पार्टी ने अपना जो पेज है ना, सोशल मीडिया पेज है इंस्टाग्राम का, उसमें डाल रखा है कि कौन सा प्रधानमंत्री बेस्ट है, मिस्टर अरविंद केजरीवाल बेस्ट है। इस प्रकार का जो व्यवहार होता है ना, दैट इज पॉलिटिकल कल्चर। उसे ही हम राजनीतिक संस्कृति कहेंगे। जैसे हम बीजेपी पार्टी की चर्चा करें, बीजेपी पार्टी है ना, जो हिंदू प्रोपेगेंडा को लेकर चलती है। बीजेपी पार्टी के जो निशाने पर रहते हैं, वो अल्पसंख्यक रहते हैं। बीजेपी पार्टी हमेशा विरोध करती है, मुसलमानों का विरोध करती है, अल्पसंख्यकों का, और हमेशा वो गुणगान करती है तो हिंदुओं का गुणगान करती है। वहीं अगर हम कांग्रेस विचारधारा की चर्चा करें, कांग्रेस विचारधारा ब्राह्मणवाद का कभी भी समर्थन नहीं करती है, जबकि बीजेपी विचारधारा है जो ब्राह्मणवाद का खूब समर्थन करती है। तो मतलब ये सबके अलग अलग विचार करने के तरीके हैं, सबकी अलग अलग जो एक्टिविटीज है ना, दैट इज पॉलिटिकल कल्चर। इसे ही हम क्या कहेंगे, राजनीतिक संस्कृति। मतलब इसमें सब आ जाएंगे। कुल मिलाकर हम किसी से बात करते हैं, किसी से हम इंटरेक्शन रखते हैं। जैसे एक श्याम रंगीला सोशल मीडिया पे एक बहुत फेमस किरदार है, मिस्टर श्याम रंगीला। अब नरेंद्र मोदी जी की मिमिक्री वो बहुत अच्छे तरीके से करता है, राहुल गांधी की भी करता है, ठीक है ना। तो वो नकल करता है मोदी की, कि मोदी जी किस तरीके से भाषण देते हैं, मोदी जी का लाइफ स्टाइल क्या है,
मोदी जी किस तरीके से बोलते हैं, मोदी जी किस तरीके से वस्त्र पहनते हैं, उसको जब लोग फॉलो करेंगे, दैट इज पॉलिटिकल कल्चर। यही क्या कहलाती है? राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। ठीक है ना? मतलब सब कुछ, मूल्य भी राजनीति के आ जाएंगे, व्यवहार करने का तरीका भी आ जाएगा, ठीक है ना, योजनाएं भी आ जाएंगी, चुनावी जो प्रोसेस है वो भी इसमें आ जाएगी, है ना। क्लास बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तो मेरी भी आपसे अपेक्षाएं हैं कि जिस भाव, उद्देश्य और लगन के साथ मैं क्लास बनाता हूँ, वही भाव, उद्देश्य, लगन आपका भी होना चाहिए। बहुत सारे सोर्सेज खंगालने पड़ते हैं, ना केवल कंसेप्चुअल, बल्कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस क्लास में फैक्ट भी शामिल करूं, जैसा कि आज की क्लास में। देखो साहब, ये बात तो मैं आपको बता चुका कि संस्कृति है ना, उसमें किसी समाज की मान्यताएं भी आ सकती है, परंपराएं, मूल्य, विश्वास, व्यवहार करने के तरीके, डेट इज कल्चर। इसे हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। मिस्टर एमजे हर्स्कोविट्ज ने कहा है, वो संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। मीन्स संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। जैसे हम एथनोसेंट्रिज्म की चर्चा करें, स्वजाति केंद्रवाद, एथनोसेंट्रिज्म, जिसमें हिटलर ने लाखों यहूदियों का नरसंहार कर दिया था, क्योंकि वह अपनी संस्कृति को ही सब कुछ मानने लग गया। पॉलिटिकल कल्चर में भी अधिनायकवाद छुपा रहता है। अधिनायकवाद का मतलब है कि वो यूं चाहे कि पूरे भारत में केवल मेरी ही पार्टी रहे। अधिनायकवाद। जैसे राजनीतिक संस्कृति के भी कई सारे प्रकार हैं। हम कम्युनिस्टों की चर्चा करें, अब कम्युनिस्ट विचारधारा किससे जुड़ी हुई है? मिस्टर कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई है। कार्ल मार्क्स ने, ध्यान रखना, समाज में दो वर्ग बताए हैं, एक तो बुर्जुआ बताया, एक सर्वहारा बताया है। तो कम्युनिस्ट का मतलब होता है कि ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, उत्पादन के साधन, शक्ति और संबंध, बराबर अधिकार होना चाहिए, डेट इज कम्युनिस्ट। अब कम्युनिस्ट पार्टियां है ना, जो कम्युनिस्टवादी विचारधारा की बात करती है, उनका जो व्यवहार करने का तरीका क्या होगा? कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित होगा। अधिनायकवाद की हम चर्चा करें, वो यूं कहता है कि हमारा ही दबदबा रहे। जैसे मैं हिटलर की चर्चा करता हूं, मीन कैम्प हिटलर की पुस्तक है। मिस्टर मुसोलिनी की चर्चा करता हूं, जो बहुत बड़ा फासिस्टवादी था, पेरेटो का स्टूडेंट था मुसोलिनी। तो वो लोग यूं कहते हैं कि हम ही रहें, हमारे अलावा कोई नहीं रहना चाहिए। चीन में कम्युनिस्टवादी विचारधारा है ना, वो खूब ज्यादा है। तो ये भी पार्टियों के अलग अलग क्या रहते हैं? व्यवहार करने के तरीके रहते हैं। आज चर्चा करेंगे क्लास में। पहली बात तो आप यूं समझ जाइए कि राजनीतिक संस्कृति का मतलब होता है राजनीतिक मूल्यों से, राजनीतिक विचारों से और राजनीतिक आदर्शों से। प्रत्येक पार्टियां, उनकी सामूहिक मनोवृत्ति क्या है? कई पार्टियां फूट डालो और राज करो, कई पार्टियां की यूनिटी ही सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है, दैट इज पॉलिटिकल कल्चर। इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? पॉलिटिकल कल्चर में। राजनीतिक संस्कृति ये बताती है कि संस्कृति राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करती है। नो डाउट करती है। जैसे हम हिंदू संस्कृति की चर्चा करें, मुस्लिम संस्कृति की चर्चा करें, या हिंदू मुस्लिम को छोड़ो, हम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों की चर्चा करें, तो ये अपनी अपनी संस्कृतियां है ना, जो अलग अलग राजनीति को एक तरीके से न्यूट्रिशन का काम करती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को ये पोषण देने का काम करती है। इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? पॉलिटिकल कल्चर में किया जाता है, राजनीतिक संस्कृति में। ठीक है ना? राजनीतिक संस्कृति वह है जिसमें लोग भी आ जाएंगे, मतदाता भी आ जाएगा, निर्वाचन मंडल भी आ जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था भी आ जाएगा, सब कुछ किसमें आ जाएगा? पॉलिटिकल कल्चर में आ जाएगा। हाँ, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर तैयार होता है कि सबसे पहले 1956 में, सबसे पहले 1956 में एक व्यक्ति हुए थे, और उन भाई साहब का नाम था आमंड पावेल, है ना। मिस्टर आमंड पावेल ने सबसे पहले पॉलिटिकल कल्चर की जो अवधारणा है ना, वो प्रस्तुत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर तैयार होता है। राजनीतिक संस्कृति किस तरीके से समाज व उसकी संरचना को प्रभावित करती है, इसका जिक्र किसने किया था? मिस्टर आमंड पावेल ने किया था, सबसे पहले 1956। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर तैयार होता है। फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ल्यूशियन पाई। ये हालांकि स्टेटमेंट और डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन क्लास को थोड़ा सा प्रभावी बनाने के लिए हर शिक्षक चाहता है ना कि उसका इंप्रेशन विद्यार्थियों के बीच में जाए, इसलिए मैंने शामिल कर दिया। ल्यूशियन पाई यूं कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति में वो सारी अभिव्यक्ति आ जाएंगे, वो सारी मनोवृत्ति आ जाएंगी, वो सारे विश्वास आ जाएंगे, वो सारे के सारे मनोभाव आ जाएंगे जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अप्रोच से जुड़े हुए हैं। अभिव्यक्ति मतलब कोई किस नजरिए से किसी को देखता है, ठीक है ना। विश्वास, कोई किस में अपना फेथ प्रकट करता है। मनोभाव, कोई किसके प्रति कैसा भाव रखता है। ये सारे का सारा पॉलिटिकल कल्चर में आएगा, मतलब केवल राजनीति के संदर्भ में आएगा। और हम बात नहीं करें, आमंड पावेल की चर्चा करें तो आमंड पावेल, हाँ ये आमंड पावेल का तो आप याद ही कर लेना। आमंड पावेल यूं कहता है कि राजनीतिक संस्कृति किसी भी राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्ति के व्यवहार और अभिमुखीकरण, अभिमुखीकरण का मतलब जानता है क्या होता है? ओरिएंटेशन। ये शब्द है ना, ये शब्द ही जिसके समझ में आ गए उसको ये समझ लो कि सोशियोलॉजी समझ में आ गई। मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूं, मेरा जितना भी एजुकेशन हुआ है ना टोटल में हिंदी मीडियम में, लेकिन आज मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे 100%, 99.9% मान लो, मुझे समाज शास्त्र के हिंदी के जो मेन मेन टर्म्स है ना उनका इंग्लिश पता है। वो इसलिए कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट है। अगर किसी ने प्रैक्टिस की है तो उसमें प्रदर्शन करेगा वो बेहतर। तो आप इंग्लिश को भी साथ साथ लेकर चले। अब जैसे ये ओरिएंटेशन आ गया, अभिमुखीकरण आ गया। अभिमुखीकरण का मतलब है कि सामने मेरे ये बैठा हुआ है बच्चा, ये बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये बीजेपी विचारधारा से प्रेरित है ना। और एक मैं हूं, तो मुझे मान लो मैं समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हूं, ठीक है। तो भाई साहब, राजनीतिक संस्कृति ये जानने का प्रयास करती है कि ये बच्चा बैठा हुआ है, इसका अभिमुखीकरण, इसका जो ओरिएंटेशन हुआ है ना बीजेपी की तरफ क्यों हुआ, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बीजेपी की इसे अच्छी लगती है। क्या ये चीजें इसको परंपरागत रूप में मिली है, या इसने उस पार्टी की किसी योजना या पॉलिसीज का लाभ उठाया। इन सब का पता लगाने के लिए कि जो झुकाव हुआ है ना मेरा समाजवाद या साम्यवाद की तरफ झुकाव हुआ है, तो इसके पीछे क्या कारण है, इन सब का अध्ययन कौन करता है? पॉलिटिकल कल्चर करता है, राजनीतिक संस्कृति करती है। आ गया समझ में? हाँ, ये कीवर्ड है, इसको याद कर लेना। अभिमुखीकरण की पद्धति कहीं भी आ जाए, मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन, दैट इज पॉलिटिकल कल्चर, तो इसमें कर देना आप आमंड पावेल। फिर एक दूसरा ये इसने लिखा है आमंड पावेल ने कि राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग विकासशील देशों के संदर्भ में किया जाता है। नो डाउट किया जाता है, पता है। पहले, खैर आजकल तो ये बात है ना जो सत्य हो रही है, मिस्टर कार्ल मार्क्स की और आगस्ट काम्टे ने भी ये बात कही है कि व्यक्ति जितना ज्यादा प्रत्यक्षवादी होता जाएगा ना, फादर ऑफ सोशियोलॉजी ने एक बात कही है कि व्यक्ति जितना ज्यादा प्रत्यक्षवादी यानी पॉजिटिज्म की तरफ बढ़ेगा उतना ही वो धार्मिक होता जाएगा। और कार्ल मार्क्स ने कही है धर्म जनता के लिए अफीम के समान है। पहले क्या होता था कि पहले भावनाओं में बहकर वोट दिया जाता था। जैसे जब इंदिरा गांधी जी मरी, लोगों की सिंपैथी थी, कांग्रेस पार्टी को बहुमत में ला दिया। जब राहुल गांधी जी, सॉरी, जब उनके पिताजी राजीव गांधी जी का निधन हुआ तो भावनाओं में बहकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। लेकिन जो राजनीतिक संस्कृति है ना, पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर विकासशील देशों की बात करती है कि कोई किसी की तरफ अभिमुखीकरण हो रहा है, उसका झुकाव हो रहा है, तो क्यों झुकाव हुआ और हम इस पार्टी की तरफ क्यों झुके। ये विकासशील देशों की बात है। यहां पर भावनाएं वगैरह है ना, ये सब परंपरा की बात है। जैसे बीजेपी पार्टी की चर्चा करते हैं, बीजेपी पार्टी के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है। मैंने कई वीडियो देखे,
उनमें कहा कि हमें अस्पताल नहीं चाहिए, हमें स्कूल नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर चाहिए। आस्था अपनी जगह है। फिर वो भाई साहब मर भी गया कोरोना में, जो ये बात कही थी ना, वो मर गया। तो ये उस व्यक्ति मरने वाले की क्या थी, भावना थी। तो ये परंपरागत भावना थी, क्योंकि धार्मिकता उसके ऊपर बहुत ज्यादा हावी थी। लेकिन विकासशील देशों में ऐसा नहीं है। हालांकि राजनीतिक संस्कृति हमारे देश में कम काम करती है, पश्चिम देशों में ज्यादा काम करती है। वहां पर खुला संवाद होता है। ठीक है। तो इन्होंने विकासशील देशों के संदर्भ में किया है। फाइनर, फाइनर का नाम आपने पहले सुना होगा, अफसरशाही या नौकरशाही। नौकरशाही को फाइनर ने डेस्क एडमिनिस्ट्रेशन कहा है, यानी मेज प्रशासन। ठीक है। तो यहां पर फाइनर कहता है कि राजनीतिक संस्कृति प्रमुख रूप से शासक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की वैधता से संबंधित है। देखो कितनी अच्छी बात आ गई। जैसे यहां पर शासक का मतलब क्या हो गया, शासक का मतलब हम प्रधानमंत्री ले लेते हैं आज के संदर्भ में, क्योंकि राजा महाराजा तो रहे नहीं। ठीक है ना। और राजनीतिक संस्था, जो पॉलिटिकल बॉडीज हैं, उनके कार्यालय लगा लीजिए, या राजनीतिक ऑफिस लगा लीजिए, या मंत्रालय लगा लीजिए। तो राजनीतिक संस्कृति है ना, जो उनके वैधता की बात करती है। वैधता का मतलब कि ये मंत्रालय, जैसे हम जल बोर्ड की चर्चा करें, या पर्यावरण विभाग की हम चर्चा करें, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हम चर्चा करें, ये मंत्रालय आया तो क्यों आया, इस मंत्रालय का क्या काम है, ये राजनीति से किस तरीके से प्रभावित होता है, प्रत्येक मंत्रालय का एक मंत्री क्यों होता है, उस मंत्री की उपस्थिति है तो क्यों है, मंत्री का कितना हस्तक्षेप रहता है। इनकी वैधता की बात करता है, वैलिडेशन की बात करता है कौन, पॉलिटिकल कल्चर। और इसकी बात कौन करता है, मिस्टर फाइनर करता है। ठीक है। फिर आगे बढ़े। पार्सन्स जो कहता है कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति किया गया अनुकूलन। ठीक है ना। अनुकूलन इनके सोशलाइजेशन में भी आता है, सामाजिक नियंत्रण में भी अनुकूलन शब्द आता है। ठीक है। राजनीतिक संस्कृति का संबंध राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ऑब्जेक्टों की तरफ क्यों झुकाव होता है, हम उन ऑब्जेक्टों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, पॉलिटिकल कल्चर में किया जाता है। और ए आर वॉल ये कहता है कि राजनीतिक संस्कृति में अभिव्यक्ति, विश्वास, भावना, समाज के मूल्य, ये सारे के सारे शामिल होते हैं। और लेविश जो कहता है कि राजनीतिक संस्कृति किसी निर्दिष्ट समाज के अंदर राजनीतिक कार्यों के प्रति क्या है, अभिमुखीकरण की पद्धति है। आमंड आमंड पावेल भी अभिमुखीकरण की बात करता है ना। हाँ, अब यहां पर देखो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किससे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक व्यवस्था आ जाएगी इसमें, अधिकार आ जाएंगे, न्यायपालिका आ जाएगी, लिबर्टी स्वतंत्रता आ जाएगी, मीडिया आ जाएगा, राजनीतिक मंच आ जाएगा। अब जैसे मान लो हाँ, अभी एक मामला चला था, और पता नहीं उसमें कितनी सत्यता है। यूट्यूब पे जब वीडियो को आप लाइक और डिसलाइक करते हो ना, दो बटन होते हैं। तो वो ये तो बता देता है कि कितने लोगों ने लाइक किया है, लेकिन ये नहीं बताता कितने लोगों ने डिसलाइक किया है। हुआ यूं था कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के जितने भी वीडियो आते थे ना, उन पर डिसलाइकों की बहुत भरमार थी। अब आरोप ये लगा था कि कांग्रेस पार्टी का जो हस्तक्षेप है ना, जो यूट्यूब तक है। फिर फाइनली सरकार की क्या डील हुई, और पता नहीं ये इसी कारण से डिसलाइक बटन और डिसलाइक छुपा दिए, कुछ भी कारण हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम एक एक पल के लिए यूं मान लेते हैं कि ये ऐसा हुआ है, तो यहां पर पता है एक टॉपिक बनकर तैयार हो गया कि डिजिटल मीडिया भी राजनीति को प्रभावित करता है। प्रभावित करता है, तभी तो उन्होंने डिसलाइक वाले जो ऑप्शन थे उनको छुपा दिया। तो वो भी एक राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा हो जाएगा। एक ऐसा अधिकारी या एक ऐसा राजनेता जिसके मिलियंस में फॉलोवर होते हैं, और वो अपने फॉलोवर से कनेक्ट रहता है डिजिटल मीडिया के माध्यम से, वो किस तरीके से काम करता है, उसका क्या आउटपुट निकल कर आता है, इसका अध्ययन भी किसमें हो जाएगा, राजनीतिक संस्कृति में। तो ये भी पॉलिटिकल कल्चर का ही हिस्सा है। जिसके बाद में आगे बढ़े। हाँ, आलमंड एक बात और कहता है कि राजनीतिक कार्यों के प्रति जो उन्मुखीकरण के विशेष पैटर्न है ना, वो राजनीतिक संस्कृति कहलाती है।
और राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। रोनाल्ड इंगलहार्ट ने कहा है ये, ठीक है। और मारिया यूजेनिया ये कहती है कि राजनीतिक संस्कृति को प्रवचन, प्रतीकात्मक प्रथाओं और समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो 1956 वाली बात है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1956 में सबसे पहले मिस्टर आमंड पावेल ने पॉलिटिकल कल्चर का जिक्र किया है। आपको समझ में आ गया पॉलिटिकल कल्चर किसे कहते हैं? अब देखो साहब, हम क्या करते हैं, इसकी विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। पॉलिटिकल कल्चर की क्या विशेषता है? पहली बात तो आस्था और मूल्य, है ना। किसकी आस्था? राजनीतिक आस्था, राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक मान्यता। जैसे हम लोकतंत्र की चर्चा करें, स्वतंत्रता की चर्चा करें, समानता की चर्चा करें, सामाजिक न्याय की चर्चा करें, सोशल जस्टिस की, ये सब किस में आ जाएगा? राजनीतिक संस्कृति में आ जाएगा। जैसे हम सहभागिता की चर्चा करें, पार्टिसिपेंट की, तो नागरिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा और क्षमता रखता है। क्यों रखता है? किस तरीके से रखता है? वो चुनावों में भाग लेता है तो क्यों लेता है? बढ़ चढ़कर वो प्रदर्शन करता है, रैलियों में जाता है, जगह जगह हड़तालें करता है, पोस्टर बैनर चिपकाता है। वो क्यों करता है? इन सब का अध्ययन किसमें किया जाएगा? पॉलिटिकल कल्चर में। निष्ठा और विश्वास, नागरिक अपने राष्ट्र और संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति विश्वास दर्शाता है। क्या कारण है? इसका अध्ययन भी किसमें किया जाएगा? पॉलिटिकल कल्चर में। राजनीतिक वैचारिकी, ये भी पॉलिटिकल कल्चर में आ जाएगी। संविधान और न्यायपालिका के प्रति सम्मान, इसका अध्ययन भी राजनीतिक संस्कृति में किया जाएगा। सामाजिक राजनीतिक असमानताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक राजनीतिक असमानताएं, भाई जैसे हम प्रधानमंत्री की चर्चा करें, ठीक है, या हम किसी राज्य के मुख्यमंत्री की चर्चा कर लेते हैं, है ना। मैं तटस्थ हूं, मुझे कोई सी भी पार्टी बुरी नहीं लगती, कोई सी पार्टी अच्छी नहीं लगती। ठीक है ना, अच्छी लगती है तो दोनों ही लगती है। जैसे मुख्यमंत्री की चर्चा करें, अब मुख्यमंत्री किसी स्टेट का मुख्यमंत्री तो सभी के लिए समान होता है ना। उस राज्य का मुख्यमंत्री भाई सबका मुख्यमंत्री है, लेकिन वो भी बायस्ड होते हैं। कोई माइनॉरिटी को ज्यादा लाभ पहुंचाना चाहता है, ठीक है ना, कोई ट्राइबल्स को ज्यादा लाभ पहुंचाना चाहता है, कोई शेड्यूल कास्ट को ज्यादा लाभ पहुंचाना चाहता है, कोई ओबीसी को ज्यादा लाभ पहुंचाना चाहेगा। भाई ऐसा क्यों? ये जो डाइवर्सिटीज पैदा हुई हैं, ये जो हिरार्की पैदा हुई है, तुम्हारी सोच में जो ये संकीर्णता पैदा हुई है, इसका कारण क्या है? ये अध्ययन इसमें किया जाता है पॉलिटिकल कल्चर में, ठीक है। और प्रतिक्रियावादी व्यवहार की भी बात करता है। अधिकार और स्वतंत्रता, मतलब कई बार आंदोलन हो जाता है। जैसे हम किसान आंदोलन की चर्चा करें, अब किसान आंदोलन है ना, वो 3 कृषि कानूनों के विरोध में आए थे, है ना। जो 3 कृषि कानून पारित हुए थे, उनके विरोध में किसान आंदोलन हुआ, लगभग साल भर तक चला। दिल्ली बॉर्डर जाम कर दिया किसानों ने। अब क्या कारण था कि वो सरकार के खिलाफ इतने उग्रवादी हो गए? उग्रवादी का मतलब होता है कि इतने अग्रेसिव हो गए। क्या कारण था? वो वीडियोज आज भी पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे। लाल किले पे चढ़ाई कर दी, और लाल किले पे चढ़ाई की, भाई साहब पुलिस वालों को मारा पीटा, मतलब एक तरीके से वो वायलेंस वाली बात हो गई, हिंसात्मक रूप हो गए। क्या कारण था? यह अध्ययन भी प्रतिक्रियावादी जो व्यवहार है ना, वो भी राजनीतिक संस्कृति में किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, है ना, ये भी इसी में किया जाता है। समाज की राजनीतिक अस्थिरता, मतलब कोई समाज कभी इधर डाइवर्ट हो जाता है। जैसे मैं आप में चर्चा करता हूं, अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए। अब लोकसभा के चुनाव हुए तो राजपूत जो परंपरागत वोटर है ना, वो बीजेपी के साथ रहते हैं हमेशा। लेकिन हुआ यह था कि बीजेपी का एक नेता था, उसने गुजरात में राजपूतों की महिलाओं के लिए या फिर राजपूतों के लिए कुछ गलत बात कह दी। उसको याद नहीं कर पा रहा हूं मैं, वो हालांकि जीत भी गया। तो भाई साहब राजपूतों ने कहा कि इसका टिकट है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो टिकट दिया है, इसके टिकट को कैंसिल करवाया जाए, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हाँ हम बीजेपी से दूर हो जाएंगे। और ना केवल दूर होंगे, बल्कि बीजेपी का हम विरोध करेंगे। और हुआ भी यही, उनकी सुनवाई नहीं करी। एक वो बड़े बड़े नेता राजपूतों के, महिपाल सिंह मकराना है, सुखदेव गोगा मेड़ी जी, जो मार दिया सुखदेव गोगा मेड़ी जी को,
इन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ खूब भर भर के प्रचार किया, बहुत लाखों में रैलियां करी। यूपी जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लोकसभा में बीजेपी की हालत पतली हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये सारे एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूं कि ये जो अस्थिरता, अविश्वास पैदा हुआ है ना पार्टी के खिलाफ, ये क्यों हुआ है, क्या कारण है, अध्ययन किया जाएगा। पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है, राजनीतिक सामाजिकरण। हाँ, एक ये नया शब्द निकल कर आया, राजनीतिक सामाजिकरण क्या होता है? व्हाट इज सोशलाइजेशन? समाज के मूल्य, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाजों को जो सीखने की प्रक्रिया है, दैट इज सामाजिकरण। और सामाजिकरण होते ही व्यक्ति क्या हो जाता है? सोशलाइज्ड हो जाता है, सामाजिक हो जाता है। राजनीतिक सामाजिकरण में भी राजनीतिक मूल्यों को सीखना, राजनीतिक आस्थाओं को सीखना, मतलब सब कुछ राजनीति के ताने बाने को सीखना, दैट इज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो साहब, ये विशेषता हो गई। हाँ, ये विकासशील अवधारणा है, विकासशील देशों की है। राजनीतिक गतिविधि और राजनीतिक संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। किसी समूह विशेष या व्यक्ति विशेष राजनीतिक आचरण का बोध करवाता है। राजनीतिक संस्कृति में अनेक उप संस्कृतियां दिखाई देती है, और राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो साहब, अब हम राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे। यहां से बहुत मशक्कत वाली क्लास बन जाती है मेरे लिए, ठीक है ना। दो व्यक्ति हुए थे और उनका नाम था बादाम और वर्बा, है ना। ग्रेबियल ऑलमोंड और सिडनी वर्मा, इनकी एक किताब है जिसका नाम है द सिविक कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिविक कल्चर किसकी है? ऑलमंड और वर्मा की, है ना। सॉरी, यहां पर मिस्टेक हो गया। ये जो है ना, ऑलमंड है ना, ऑलमंड को बादाम लिख दिया, है ना। यहां पर गूगल धोखा खा गया। गूगल इसलिए धोखा खाया, अभी एक हादसा हुआ, और हादसा ये हुआ कि यूपी का हादसा था, निर्माणाधीन पुलिया थी। उन लोगों ने गूगल मैप लगा दिया, और वो निर्माणाधीन पुलिया पे वो लोग चलते रहे, चलते रहे। तो फाइनली रास्ता तो था नहीं, गूगल के भरोसे रह गए, वो उनकी कार नीचे गिर गई, पुड़िया से वो मर गए। यहां पर ये बादाम है ना, बादाम को कट करो, ठीक है, ये बादाम को कट करो। यहां पर ऑलमंड है भाई, हेयर ऑलमंड है, ठीक है। ऑलमंड एवं वर्मा, है ना, इनकी एक किताब है द सिविक कल्चर। इसमें इन्होंने तीन तरीके की राजनीतिक संस्कृतियों का इन्होंने उदाहरण दिया है। एक है पारोचियाल, जिसे हम संकीर्ण बोलते हैं। दूसरा है सब्जेक्ट, जिसे हम विषय बोलते हैं। और जिसके बाद में पार्टिसिपेंट, जिसे हम भागीदार बोलते हैं। तीन प्रकार की इन्होंने राजनीतिक संस्कृति बताई है। सबसे पहले संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, ठीक है ना, और जिसके बाद में विषयात्मक राजनीतिक संस्कृति, और जिसके बाद में भागीदार राजनीतिक संस्कृति, ठीक है। अब ध्यान रखना, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति क्या होती है? जहां नागरिक केंद्र सरकार की मौजूदगी के बारे में बहुत कम जानते, मतलब इसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। उनको पता ही नहीं है सरकार भी कोई चीज है, उनको पता नहीं है राजनीति भी कोई चीज है, भाड़ में जाए, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। कई बार अपन पूछते हैं ना, भाई तूने किसको वोट दिया, किसको वोट देना है, मैं सब दे दूंगा, तुझे कोई मतलब नहीं है। और उनको पता भी नहीं है कौन सी पार्टी हमारी हितैषी है, कौन सी हमारी दुश्मन है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसे बोलते हैं संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। जिसके बाद में दूसरा होता है सब्जेक्टिव, इसके बारे में पता होता है नागरिकों को, केंद्र सरकार या पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता होता है, ठीक है ना। और पता होता है, और मतलब वो थोड़े से प्रभावित होते हैं इससे, है ना। और भावनात्मक रूप से राजनीति की तरफ उन्मुख होते हैं। मतलब भले ही कोई पार्टी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी रहती है। तो वो इसलिए जुड़ी रहती है कि चलो ये भाई ओबीसी का है, मैं भी ओबीसी का हूं, तो चलो इसको वोट दे दो। इसे बोलते हैं विषयात्मक। एक होती है भागीदार, इसमें पूरी तरीके से प्रभावित रहते हैं, और ना पूरी तरीके से प्रभावित रहते हैं, बल्कि पूरी तरीके से वो भाग भी लेते हैं, मतलब अंधभगत, है ना। ये तीन प्रकार बताया है आलमंड और वर्बा ने। पहला प्रकार बताया है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति,
दूसरा प्रकार बताया है विषयात्मक राजनीतिक संस्कृति, और तीसरा है भागीदार राजनीतिक संस्कृति, पार्टिसिपेट। फिर जिसके बाद में एल्जार है ना, एल्जार ने भी 3 प्रकार बताए हैं। पहले नंबर पर ये व्यक्तिवादी संस्कृति की बात करता है, फिर नैतिक संस्कृति की बात करता है, परंपरावादी संस्कृति की बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि एलाजार ने राजनीतिक संस्कृति को कौन से 3 भागों में बांटा है? व्यक्तिवादी संस्कृति, नैतिक संस्कृति, परंपरावादी संस्कृति। ठीक है, व्यक्तिवादी संस्कृति जिसमें व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ को ध्यान में रखता है, व्यक्ति का जो खुद का स्वार्थ है ना, वो यहां पर सर्वोपरि होता है। नैतिक में नैतिक मूल्य, मतलब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीके के रूप में काम करती है। और परंपरावादी जो वर्षों से चली आ रही है। ठीक है ना, हम जैसे बेवर की चर्चा करें, बेवर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए, आर, ई, ए और टी। आर का मतलब होता है रैशनल, तार्किक, ई का मतलब एविलेटिव, मूल्यांकन, ए का मतलब अफेक्टिव, टी का मतलब ट्रेडिशनल। हम परंपरागत क्रिया इसलिए कर रहे हैं कि हमारी पीढ़ी है ना जो करती आ रही है। ठीक है, हाँ, इसमें अभिजात वर्ग के पास सारी शक्ति होती है। पहले राजा महाराजाओं, भाई शक्तियां थी, पावर्स थी तो राजा महाराजाओं के पास ही तो थी, एलिट सोसाइटी के पास। तो ये 3 प्रकार के जो राजनीतिक संस्कृति, व्यक्तिवादी, नैतिक और परंपरावादी, ये बताए मिस्टर एलाजार ने। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, आलमंड और वर्बा, संकीर्ण, विषयात्मक और भागीदार। जिसके बाद में एलाजार व्यक्तिवादी, नैतिक और परंपरावादी। कुछ अन्य प्रकार है, जैसे हम पैसिव संस्कृति की चर्चा करें, है ना, ये भी पूछा जा सकता है कि पैसिव राजनीतिक संस्कृति क्या है। इसमें नागरिकों की भूमिका सीमित होती है, ऐसी संस्कृति जिसमें नागरिकों की भूमिका सीमित हो, है ना, और राज्य में वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, पॉलिसियां उनसे प्रभावित नहीं कर पाती, ठीक है ना, वो ज्यादा हस्तक्षेप भी नहीं करते, दैट इज पैसिव राजनीतिक संस्कृति, है ना। ये विशेषता भी दे रखी है, राजनीति में कम भागीदार होते हैं, राजनेता और सरकार पर ही निर्भर रहते हैं, है ना, चुनाव में कम मतदान करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया। और ऐसा पूछा जाए कि अगर कोई व्यक्ति चुनावी प्रक्रिया में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता या कम भाग लेता है, वो किस में आएगा? वो आएगा पैसिव पॉलिटिकल कल्चर में। जिसके बाद में एक आएगा सक्रिय, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। एक्टिव है ना, ये क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट। यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भी वो पूरी तरीके से विश्वास रखेगा, राजनीतिक जागरूकता भी रहेगी, सहभागिता भी रहेगी, राजनीतिक मामलों में भी वो क्या होगा? पार्टिसिपेंट करेगा। ठीक है, पैसिव हो गया, एक्टिव हो गया, और जिसके बाद में प्रतिक्रियात्मक, है ना, लोग केवल संकट या असंतोष के समय, यहां पर जब लोगों के ऊपर संकट आता है ना, तभी वो भाई साहब क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। जैसे आंदोलन हो गया, ये प्रश्न पूछा जाए कि विरोध प्रदर्शन, आंदोलन, संकट के समय या अनिश्चितता के समय लोग राजनीति की तरफ इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो किस में आएगा? वो आएगा रिएक्टिव पॉलिटिकल कल्चर में। ठीक है, मजा आ रहा है ना क्लास में? एक हो जाएगा पारंपरिक राजनीतिक संस्कृति, इसमें लोगों के विश्वास, मूल्य, श्रद्धा है ना, वो आ जाएगी, जैसे राज के प्रति सम्मान, परंपरा, इतिहास, किसी के बाप दादा किसी पार्टी को पसंद कर रहे हैं तो बच्चे भी इसी में कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल में आ जाए। और फिर जिसके बाद में आधुनिक राजनीति, है ना, इसमें समाज और राजनीति के बीच में गहरी समझ होती है, लोग पूरी तरीके से क्या होते हैं? जागरूक होते हैं, सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदार होते हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक, इसमें समानता, स्वतंत्रता, मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। ठीक है, फिर जिसके बाद में अधिनायकतावादी, ठीक है, इसमें राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है, नागरिकों की स्वतंत्रता व अधिकारों की सीमा क्या होती है? सीमित होती है। जैसे हम हिटलर और मुसोलिनी की चर्चा करें, उनकी जो पॉलिटिकल थी ना, राजनीति थी, वो अधिनायकतावादी थी। ठीक है, कुछ और प्रकार है, जैसे पैटर्नलिस्टिक की हम चर्चा करें, जब सरकार नागरिकों का पालन पोषण करती है, दैट इज पैटर्नलिस्टिक। जिसके बाद में पार्टिसिपेटरी, जब नागरिक सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेता है, पार्टिसिपेटरी। पारोचियल की हम चर्चा करें, जब लोग सरकार से ज्यादा दूर रहते हैं, है ना, उनके पास राजनीति भागीदारी का कोई बड़ा तरीका नहीं रहता। एक होता है पार्टी आधारित, इसमें पार्टी की विचारधारा को तवज्जो दिया जाता है। ये लो साहब, ये प्रकार हो गए। और कुछ देशों की बात करें, जैसे हम अमेरिका की बात करें,
कि विभिन्न देशों में राजनीतिक संस्कृतियां किस तरीके से है, कि राजनीति को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे हम यूएसए की चर्चा करें तो यूएसए में स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों को तवज्जो दिया जाता है। जर्मनी की चर्चा करें, समाजवादी विचारधारा और आर्थिक सुरक्षा। हाँ, ये शब्द है ना समाजवादी, क्योंकि यहाँ पर कार्ल मार्क्स थे ना, जो कहाँ के थे, जर्मनी के रहने वाले थे। तो भाई समाजवाद तो मिस्टर मार्क्स बहुत पहले बात करता है, उसका प्रभाव तो है। तो समाजवाद किस में आ जाएगा? जर्मनी में आ जाएगा। फ्रांस की चर्चा करें तो फ्रांस स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इसकी बात कौन करता है? फ्रांस, मतलब फ्रांस में है ये विचारधारा। ब्रिटेन की चर्चा करें तो ब्रिटेन परंपरा, संवैधानिक, लोकतांत्रिक प्रभाव की बात करता है। भारत धर्मनिरपेक्षता, यहाँ सारे धर्म, डाइवर्सिटीज, विविधता, वासुदेव कुटुंबकम, इस तरीके की जो पॉलिटिकल कल्चर है वो कहाँ पे है? भारत में। और चीन का कम्युनिस्टवादी विचारधारा है ना, एक दलीय शासन, ठीक है, समाजवाद, ये किसमें है? चीन में है, ठीक है। और रूस की बात करें, केंद्रीय शासन और राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता। अभी रूस, रसिया और यूक्रेन का मामला चल रहा है, अस्थिरता ही बनी रहती है वहां पे, वहां पर आवश्यकता है। जैसे हम जापान की चर्चा करें, अनुशासन, सामूहिकता और सम्मान वाली जो राजनीतिक संस्कृति है वो कहाँ पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। ये लो साहब, आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, एक तो ये आप चाहो तो ये रूस वाला याद कर लेना, क्योंकि रूस का मुद्दा है ना जो छाया हुआ है अभी, है ना। तो राजनीतिक अस्थिरता, असंतोष या बदलाव वाली संस्कृति कहाँ है? रसिया में है। और जिसके बाद में जापानी लोग नियम कायदे कानून के बहुत फॉलो होते हैं। एक कुछ किस्सा बहुत फेमस है कि कोई ट्रेन है ना, कुछ एक सेकंड लेट हो गई बताई, तो पूरा स्टाफ सस्पेंड कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बात आए तो जापान कर दो। और हाँ, चीन की बात करें, कम्युनिस्टवादी पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवाद, वहां चाइना कर दो। विविधता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय वाली संस्कृति कहाँ पाई जाती है? हमारे देश में पाई जाती है, ठीक है ना। और जैसे हम समाजवाद की चर्चा करें, वो जर्मनी कर सकते हो आप। जिसके बाद में अधिनायकतावाद, अधिनायकतावाद में क्या होता है? कोई एक सर्वेसर्वा होता है ना। और जिसके बाद में आधुनिक जो वर्तमान में है विकासशील देशों की बात करता है। लोकतंत्र, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेशन होता है। हाँ, ये प्रतिक्रियावादी है ना, ये रिएक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है। लोग संकट के समय याद करते हैं, जैसा मैंने कहा, आंदोलन वगैरह। पारंपरिक जो आस्था और मूल्यों से जुड़ी हुई है, ठीक है। और जिसके बाद में पैसिव हो गया, सक्रिय हो गया। और ये जरूर याद कर ले, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डैनियल जे एलाजर जो व्यक्तिवादी की बात करता है, नैतिकता की बात करता है और परंपरावादिता की बात करता है। और ऑलमंड वर्मा ये संकीर्ण की बात करता है, विषयात्मक की बात करता है, भागीदारी की बात करता है, ठीक है। ये लो साहब, एक राजनीतिक सामाजिकरण को याद कर लेना। जब राजनीतिक मूल्य और विश्वासों को सीखने की प्रक्रिया होती है ना, दैट इज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। और ये विशेषता हो गई इसकी राजनीतिक संस्कृति की। और जिसके बाद में ये इसमें इंपॉर्टेंट हो गया, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मिस्टर आमंड पावेल ने किया। ये लो साहब, क्लास लगभग 38 मिनट की, लेकिन इसको बनाने के लिए काफी घंटे लगे हैं, है ना। देखो यहाँ पर भी कोई प्रश्न बनेगा ना, तो किसी किताब से तो मुझे लगता नहीं कि कोई किताब पूछी जाए यहाँ पर, या फिर कोई ऐसा फैक्ट पूछा जाए। हाँ, ये 1956 वाला ये है, ये जरूर पूछा जा सकता है। बाकी जो ज्यादातर बनने की संभावना है वो कंसेप्ट बेस्ड ही प्रश्न बनेगा, जिसमें जैसे कोई व्यक्ति हो गया, या कोई विचारधारा हो गई, या कोई मूल्य हो गए, कोई आस्था हो गई, ठीक है ना। उसमें राजनीति छुपी हुई है, वो किसके अंतर्गत आता है? वो राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। हाँ, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। दो व्यक्ति घर से निकले, एक व्यक्ति बीजेपी कार्यालय में चला गया, एक व्यक्ति कांग्रेस कार्यालय में चला गया। वो दोनों व्यक्ति किस धर्म के हो सकते हैं? मतलब ऐसा कभी प्रश्न नहीं है, मैं एक हाइपोथेसिस बना रहा हूं। तो फिर एक व्यक्ति ने कहा कि वो व्यक्ति है ना जो कांग्रेस में गया है वो अल्पसंख्यक हो सकता है,
और जो बीजेपी में गया वो बहुसंख्यक हो सकता है। फिर क्रॉस क्वेश्चन किया कि भाई तुमने ये अनुमान क्यों लगाया? मैंने इसलिए अनुमान लगाया कि बीजेपी है जो बहुसंख्यक को टारगेट करती है, कांग्रेस है अल्पसंख्यक को टारगेट करती है। क्यों टारगेट करती है? वो पूरा का पूरा जो सिस्टम चेन सिस्टम है ना, वो सब कुछ अध्ययन किया जाएगा, वो किसमें होगा? पॉलिटिकल कल्चर में होगा। बाकी अच्छे से मेहनत करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।